हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल को कर रहे हैं जो बोर्ड में या तो आएंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हमने एक अब से पहले चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। तो देखो भाई बच्चों, 1785 की बात होगी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन। चार्ल्स अगस्टिन कूलम। चार्ल्स अगस्टिन कूलम, ठीक है भाई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस होगा वो इंटरैक्शंस डिपेंड्स करेगा। देखो ध्यान रखना, मैं जो बातें बता रहा हूं कि Q1 और Q2 आपके पास दो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस हैं। तो देखो क्वेश्चंस तो ये क्या नाम कूलम्ब्स लॉ तो देखो आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए कि कहाँ ये अप्लाई हो रहा है और कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो हमने क्या बात सीखी? पहली कि ये सीखी कि इसके लिए चार्जेस का रेस्ट में होना जरूरी है। पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी रेस्ट। ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो, रेस्ट में हो, ये बात तो देखो जरूरी है। दूसरी बात कि जो चार्ज है ना वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, रेस्ट में हो और पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, इतनी बात भी कि पॉइंट चार्जेस हो। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात जो उनका सेपरेशन है वो उनके न्यूक्लियर साइज से बड़ा हो। क्यों, वो भी मैं अभी बता रहा हूं। तो मैं एक एक बात बताऊंगा कि जो सेपरेशन है, separation between the charges must be क्या लिखा था? The separation between the charges must be greater than द न्यूक्लियर साइज। बात समझ में आ रही है कि भाई देखो कूलम्ब्स लॉ तो हम पढ़ेंगे लेकिन उससे रिलेटेड ये बातें पढ़ें कि कंडीशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो पता हो। 10⁻⁻15 आपको पता है साइज है। क्यों, इसका रीजन बता दो। अगर 10⁻⁻15 से छोटा होगा तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट कर जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। अगर जो उसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर लेस देन है 10⁻⁻15 मीटर के, तो याद रखना आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है इतनी बात कि वो डोमिनेट कर जाएंगे? तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये चार्ल्स अगस्टिन कूलम भाई साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ध्यान रखना दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, पॉइंट साइज के और रेस्ट में हो, तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा वो हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं? इट स्टेट्स दैट the force of interaction it states that the force of interaction में दोनों चीज आ गई, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and and inversely proportional to
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बात इतनी। आपने एक ऐसा लॉ पढ़ा होगा, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिकल एनालॉगी है किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की। फिर न्यूटन्स लॉ भी यही कहता था कि दो मासेस हैं, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ये भी यही कह रहे हैं भाई साहब कि जो फोर्स है वो उनके चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें याद रहेंगी कि भाई अगर हमारे पास दो चार्जेस है, उनके बीच का सेपरेशन r है, तो जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो उनके चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो लिख सकता हूं F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया। और यहां पर जो K है वो वैल्यू रखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात याद रहेगी। और देखो ये जो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, तो जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा होगा इधर उतना ही Q2 Q1 पर लगाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं ये न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं। किसको ओबे कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये ओबे करते हैं। और जो उनका एफ नेट होगा वो तो जीरो होगा, वही एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और ये सेंट्रल फोर्स है, क्या है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते थे, अगर उन दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करें तो ये जो फोर्स लगेंगे इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेंगे। जो लाइन ज्वाइनिंग दिख रही है आपको, इसी के अलोंग ये फोर्सेस होंगे, चाहे रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो। तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जो पॉइंट साइज के हैं और स्टेशनरी हैं, तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आप ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे। क्लियर है इतनी बात, देख लो। अब बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला हमें याद हो गया, कंडीशंस हमें याद हो गई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वली पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन when they are separated by a distance of 5 angstrom. What is the number of electron which are missing from each ion? देखो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो पहला आपका दिमाग में हो कि चार्ज निकालना है किसी भी तरीके से। तो हमारे पास गिवन क्या है वो देखो, आपके पास जो फोर्स है वो दिया हुआ 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक, डिस्टेंस भी दी रखी है 5 एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। सही है बात। और चार्ज दोनों के इक्वल हैं, तो मान लेते हैं दोनों चार्जेस Q हैं। ठीक, फोर्स का फॉर्मूला आपके पास है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू 3.7 into 10⁻⁹। ठीक, चार्ज हो गया आपका Q इंटू Q और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और डिस्टेंस हो गई 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो अब Q स्क्वायर अगर निकालोगे तो आएगा 3.7 इंटू 25, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 10⁻⁻20 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो Q स्क्वायर अगर आप सोल्व करोगे तो 20 और 9 आपका हो जाएगा, ये कितनी पावर हो गई इसकी, अच्छा ये एक पावर और रह गई है, ये वाली जो इसकी है ना, ये वाली ये रह गई है 10⁻⁻9 भी रह रहा है, इसको भी लिखो। ओके, तो 3.7 इंटू 10⁻⁹ हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो 20 और 9 29 और 9 38, ये आ जाएगा आपका
10.28 इंटू 10⁻⁻38। अगर मैं Q निकालता हूं तो स्क्वायर रूट जो होता है इसका अप्रॉक्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम हो गया। अब Q तो आपके पास है, Q इजिकल टू आपने क्या पढ़ा था, NE, तो N आ जाएगा Q अपॉन E, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो कितना आ गया भाई साहब, 2। तो N की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है बात। तो क्या करा, सबसे पहले हमें फोर्सेस दिए हुए थे, तो हमने फोर्सेस की मदद से चार्ज निकाला, और चार्ज हमें पता है Q इक्वल टू एन ही है। बस दो छोटे छोटे फॉर्मूले दिमाग में रखे, एक तो भैया ये वाला फॉर्मूला और दूसरा आपका Q इज इक्वल टू एन ई बाय क्वांटाइजेशन। क्लियर है इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यूनिट का ध्यान रखना थोड़ी कैलकुलेशन का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। ठीक है भाई, एक बॉल दी हुई है और उसका जो चार्ज है वो आपको गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, पॉजिटिव है। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second ball fixed 5 सेंटीमीटर vertically below? ठीक है, एक दूसरी बॉल है, ठीक है ना, उस पर चार्ज हमें दिया हुआ नहीं है, इस पर चार्ज Q1 हमें पता है, दूसरे पर चार्ज Q2। एक बात सोचो, अब इस वाली जो बॉल का जो वेट लग रहा होगा वो नीचे लगेगा, हाँ या ना। अब ये वेट नीचे है और हमें चाहिए कि ये चीज, क्या उसने बोला कि ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी तभी रहेगी जब एक फोर्स और जो ऊपर की ओर लगे, हाँ या ना। अब ये ऊपर की ओर जो फोर्स तभी लगेगा जब इस पर भी चार्ज पॉजिटिव हो रिपल्शन के लिए, समझ में आ रही ना बात। और जो डिस्टेंस हमें दी हुई है इसके सेंटर से वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2। तो एक बात तो समझ में आ गई कि चार्ज पॉजिटिव होगा तभी ये स्टेशनरी होगी। और दो फोर्स देखो, एक छोटी सी बात है जो याद रखना कि जब भी कोई ऐसे कहे कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, या कोई ऐसा कहे कि भाई वो स्टेशनरी है, एयर में लटक रही है, किसी भी तरीके से है, तो समझ लो आपको दो फोर्स तो रखने ही हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो यहां पर दो फोर्स हो गए, कूलम्ब फोर्स हो गया, दूसरा उसका वेट हो गया। तो यानी F इजिकल टू हमारे पास m1g। तो कितना फोर्स है इसका, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से सुनोगे तो आएगी। Q1 Q2 में एक चार्ज तो पता है 5 इंटू 10⁻⁻8, और इसकी वैल्यू रख दे 9 इंटू 10⁻9 और 5 इंटू 10⁻8 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस है भैया 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। वेट की बात कर लेते हैं भैया, मास दिया हुआ है 8 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो 8 इंटू 10⁻3 और जी की वैल्यू रख दी 9.8। क्लियर। तो यहां से Q2 आएगा कितना, 8 इंटू 9.8, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी है ये आपकी -3। देखो 5 तो आपका सीधा सीधा 10⁻⁻4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻3 ये आ गई आपकी, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻4 डिवाइड में देखो कौन कौन है, 9 है, एक 5 है और एक 10 है। तो 5 से तो ये चला गया 5 बार, और 5 से चला गया ये 2 बार, और 2 से ये चला जाएगा 4। ठीक, तो 36 अब से सोल्व करोगे तो ये 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगा। पॉजिटिव रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि दो बोल है और स्टेशनरी है। स्टेशनरी तभी तो रह सकती है ना, सोचो वेट तो लग रहा भैया नीचे, और वेट नीचे है तो आपको ऊपर की ओर तो फोर्स चाहिए, वो तभी हो सकता है जब दोनों सेम नेचर की हो, यानी ऊपर की पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव होगी। क्लियर है इतनी बात। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि टू सिमिलर एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी टच विद ए एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी। ठीक है, मतलब हमारे पास दो स्फीयर दिए हुए हैं, ठीक है ना, और दोनों स्फीयर पर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज है। दोनों को मैं Q और Q मान लेता हूं, और इनके बीच का जो सेपरेशन है मैं उसको R ले लेता हूं।
तो इनके बीच जो हमारा फोर्स है वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक, अब ये कहा गया है कि तीसरा चार्ज, देखो वो तीसरा स्फेयर है जो ए के साथ टच किया जाता है। तो ध्यान रखना, जब दो आइडेंटिकल स्फेयर्स को हम टच करते हैं तो दोनों पर इक्वल चार्ज हो जाता है। जैसे ये ए और सी है, इस पर चार्ज क्यू है और इस पर 0 है, तो मिलके जो चार्ज होगा अब दोनों पर वो Q/2 हो जाएगा। मतलब और कहाँ रखा गया उनके बीच में, मतलब ए ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहां बीच में एक तीसरा स्फेयर रख दिया है जो कि सी है। ठीक, चार्ज की बात करें तो इस पर भी Q/2, यहां भी Q/2, और इस पर आपका जो चार्ज है वो कितना है, Q है। ठीक, अब ये जो A होगा वो C पर किधर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन होगा तो इधर लगेगा। इसको नाम दे देता हूं मैं F1। तो F1 कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस तो देखो आधी हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, ये भी R/2 और ये भी R/2, तो ये आपकी R/2 का होल स्क्वायर। तो आपका जो सोल्व करोगे तो आएगा Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं अब बी की, तो बी जो होगा वो सी पर इधर फोर्स लगाएगा, इसका नाम रख देते हैं F2। तो जो F2 होगा वो कितना होगा, एक चार्ज है Q, तो दूसरा चार्ज आपके पास है Q/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखो F2 बड़ा है F1 से, ये बात तो कंफर्म है। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो हो जाएगा F2 माइनस F1, यानी कि 2Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आएगा Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। और देखो लग किधर रहा है, तो भाई ये लग रहा है इस वाला नेट फोर्स इधर हो गया ना, बी से सी की ओर। चलो भाई, ये आ गया आपका अलोंग BC। इतनी बात क्लियर है, बात क्वेश्चन समझ में आ गई। तो क्या ध्यान में रखना कि जब भी हम दो चार्जेस जो सेम यानी आइडेंटिकल शेप एंड साइज के उन्हें टच कराते हैं तो उन दोनों पर इक्वल चार्ज हो जाता है। क्लियर, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m carrying a charge minus q is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Find the period of revolution. ठीक है भाई, हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है जो प्लस Q2 है, और इसके चारों तरफ एक माइनस Q1 चार्ज घूम रहा है r रेडियस के सर्कल पर। अब देखो, घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी किसी भी सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो कौन दे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो करेगा। क्लियर, इतनी बात। तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mv² अपॉन R। तो मैं किसी भी तरीके से पहले वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। तो ये आ गई वेलोसिटी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। अब आप टाइम निकाल दो, टाइम t इज इक्वल टू होता है 2 πr ओवर v। तो v की वैल्यू रख दो, कितनी थी v की वैल्यू, तो आपके पास हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। हाँ या ना। और इसको जब तुम अंदर भेजोगे, देखो ये बाहर है, जब अंदर जाएगा रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई² R स्क्वायर। ये हो गया, जो अंदर है वो तो रहेगा ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 16 पाई क्यूब
अपसाइलन नोट एम आर क्यू अपॉन Q1 Q2, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या करा, वेलोसिटी निकाली। हमसे कहा रहा था कि एक चार्ज है प्लस Q2 जिसके सराउंडिंग में एक माइनस Q1 चार्ज मूव कर रहा है, तो जो भी उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स ने दी, हमने उससे वेलोसिटी निकाली, फिर हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स वर्सेस दिस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस। देखो बच्चों, ग्राफ के क्वेश्चन आपको देखोगे बोर्ड में कंपटीशन बहुत आते हैं, बेसिक होते हैं चार्ज, ये क्या नाम, ग्राफ के क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या देखो, फोर्स का फॉर्मूला लिखो, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास है। पहले आपको मैं थोड़ी ग्राफ की नॉलेज दे रहा हूं। देखो, आपके पास कभी भी F, ये तो दिख रहा है आपको कि जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। कभी भी अगर आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, एक तरफ आपने आर लिया हुआ है, दूसरी तरफ आपने फोर्स, तो फोर्स इनवर्सली है, तो इनवर्सली के ग्राफ आपको हमेशा अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये। ठीक, हो सकता है कि आपको ग्राफ कुछ इस तरह से पूछा जाए कि नहीं भाई, कि आपको एक तरफ आर स्क्वायर लेना है और एक तरफ फोर्स लेना, तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा डिक्रीजिंग, बस थोड़ा स्लोप का फर्क हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भैया फोर्स है और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों आपको 1/r² दिया हुआ है, तो इस बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है ना? क्यों होगा? देखो, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट है, इस 1/r² को अलग लिखो। आप इसको कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो देखो ये चीज जो है वो स्लोप हो गई। क्या हो गई? स्लोप। और एक स्ट्रेट लाइन है और इंटरसेप्ट हो गया 0। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा और ओरिजिन से पास करेगा, जिसका स्लोप ये है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको दिया हुआ है ग्राफ, इसमें भी यही पूछा हुआ है। अब ये तो कंफर्म है कि भैया स्ट्रेट लाइन तो बनेगा। ठीक है ना? चलो भाई, तो एक तरफ मैंने 1/r² लिया प्यारे बच्चों, और दूसरी तरफ फोर्स लिया। अब देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², तो ग्राफ तो आपको कंफर्म हो गया कि स्ट्रेट लाइन तो बनना है और ओरिजिन से पास करेगा। बस दिक्कत क्या है, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो स्लोप तो पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना? अगर मैं बात कर रहा हूं 1 और 2 माइक्रो कूलम की, तो इनका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन दूसरों का जो है वो एक का 2 माइक्रो कूलम है, अगर आप ध्यान से देखो तो कितना है? 2 माइक्रो कूलम। तो 2 माइक्रो कूलम और दूसरा है माइनस का 3 माइक्रो कूलम, तो इनका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है ना, Q1 Q2। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये स्लोप पॉजिटिव, Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव। दूसरी बात, अब देखो, तो एक तो कंफर्म होगा कि ये ग्राफ तो ऊपर से जाएगा जिसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका? 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम, ये हो गया। ठीक, और दूसरा जो है आपका, उसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, तो निगेटिव स्लोप है तो ग्राफ नीचे जाएगा ऐसे। और एक चीज का और ध्यान रखना स्लोप का, कि भाई अगर आप देखो तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो 6 होगा ना, माइनस तो है ही 6, और जो ऊपर वाला है उसका जो प्रोडक्ट है वो 1/2 है, 2। तो 2 और 6 मतलब 3 गुने का फर्क है, तो इसका जो ऊपर वाले का स्लोप होगा वो कम होगा और नीचे वाले का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, कि प्रोडक्ट है ना, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना वो 3 टाइम्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि भैया उनका जो प्रोडक्ट है चार्जेस का, एक का 1/2 यानी 2 है और एक का 2/3 यानी 6 है, तो 3 गुना तो उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों, और अगर दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ग्राफ का ये? पक्का? तो देखो हमने आज अपना कूलम्ब्स लॉ पूरा कंप्लीट किया कि कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है,
और उस पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अपना टारगेट रख के पर डे जो मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है उसे रोज की रोज, मतलब आज है तो आज ही खत्म करना है, कल पर ना टालने। कल पर टालोगे तो फिर वैसा ही हाल हो जाएगा जैसा आपका साल से चल रहा है। अब तो जो टाइम बचा हुआ उसको पूरा यूटिलाइज करें। ठीक, मैं कल आपको नए टॉपिक पर नई वीडियो भेजूंगा। थैंक यू।